हेलो बच्चों। बच्चे, आज की क्लास में फिजिक्स का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है मोशन। ये चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बच्चे, ये चैप्टर फिजिक्स का बेस है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझोगे तो इसका मतलब आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चैप्टर फिजिक्स के हर एक चैप्टर में यूज होता है, चाहे वो क्लास 9 हो, चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो, चाहे कॉलेज हो। जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बनी हुई रहेगी, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस चैप्टर को बहुत सिंपल और बहुत आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। मैं मोहम्मद अकरम आपको इस चैप्टर का बेसिक से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट दूंगा। बने रहिएगा मेरे चैप्टर पर। और आज हम लोग इस चैप्टर का पहला क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट 1, जहां पर मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से लेकर के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक बताऊंगा। ठीक है, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मोशन का पार्ट 1। बच्चे, आप सोचो कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये जो पैसेंजर है ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये रेस्ट में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि ये मोशन में, क्योंकि ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये अलग अलग आंसर है, इसका मतलब है कि आपके देखने का नजरिया अलग अलग है। जो इनको रेस्ट में कह रहा है जरूर वो ट्रेन के अंदर से बैठ के इस पैसेंजर को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रेस्ट में है, लेकिन जो कह रहा है कि ये मोशन में है, इसका मतलब है कि वो बाहर खड़ा हुआ है और ट्रेन के मोशन को देखते हुए कह रहा है कि ये पैसेंजर मोशन में है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब है कि ये जो रेस्ट और मोशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। सो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हमें एक की टर्म की जरूरत पड़ती है, एक इंपॉर्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है रेफरेंस पॉइंट। राइट? क्या नाम है इसका? रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट होता क्या है? रेफरेंस पॉइंट बेसिकली आपको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसके डायरेक्शन क्या है। इसके रिस्पेक्ट में ही हम पोजीशन और डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपका स्कूल, अगर आप घर पे हो तो आप कहते हो कि स्कूल हमारा यहां से 10 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि आप उस समय अपने घर को एज ए रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हो। तो रेफरेंस पॉइंट हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, हम अपने आसपास के सराउंडिंग को भी रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको रेस्ट और मोशन समझ में नहीं आएगा। तो अब आते समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है। देखिए, रेस्ट क्या होता है इसको समझने के लिए अब देखो, ये ट्री और ये बिल्डिंग, आपको क्या लगता है, क्या ये मोशन में है? तो बोलोगे नहीं सर, ये रेस्ट में है, ये रुके हुए, इनकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो ये कैसे पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही? तो इसके आसपास की जो सराउंडिंग है ना, इसके आसपास की जो सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं हो रहा, चाहे टाइम कितना भी पास होता रहे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये रेस्ट में है। उसी तरह इस ट्री को देखिए, इस ट्री को क्यों कहा जा रहा है कि रेस्ट में? क्योंकि इस ट्री के आसपास की जो सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट होंगे उसके रिस्पेक्ट में इस ट्री के पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने नाम दिया कि ये रेस्ट में है। तो रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। ठीक है, आई होप कि आपको रेस्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मोशन। मोशन देखिए, अगर आप इस बुलेट ट्रेन को देखो या आप इस ट्रेन को देखो, ये मोशन में है। क्यों ये मोशन में है? तो ये इसलिए मोशन में कहे जाएंगे क्योंकि इसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, चाहे ये इसी ऑब्जेक्ट को देख लो, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होने लगेगी, इसलिए हम कहेंगे कि ये मोशन में है। उसी तरह ये ट्रेन है, ये ट्रेन इसलिए मोशन में होगा कि अगर मैं इसके आसपास का सराउंडिंग हम इसे मान लें, ये एज ए रेफरेंस पॉइंट किस तरह हम इसको कंसीडर कर लें, इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होगी तो हम कहेंगे कि ये मोशन में है। तो मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट, तो हम उसको कहते हैं कि मोशन में है। तो आई होप कि आपको रेस्ट और मोशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्केलर और वेक्टर। बच्चे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि
हमारे फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम इन्हीं दो टर्म में डिवाइड करते हैं, स्केलर में और वेक्टर में। इसलिए इसका समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इस समझ जाओगे तो आगे आप अपने से बताओगे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो आप आइए समझते हैं कि स्केलर किसको कहते हैं। बच्चे, स्केलर का मतलब होता है एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो, कोई डायरेक्शन का इफेक्ट ना हो, डायरेक्शन पर वो डिपेंड ही ना करता हो, तो हम उसको कहेंगे स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जैसे लाइक ये करेंसी है तो इस करेंसी की एक वैल्यू है, तो वैल्यू का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब एक वैल्यू से होता है, चाहे वो किसी सेंस में लो। हम कहते हैं 10 kg, इसका मतलब हम वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो स्केलर क्या है? वैसे क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसमें कोई डायरेक्शन ना हो, तो हम उसको स्केलर कहते हैं। जैसे ये टेम्परेचर, जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे स्पीड, ये सारे स्केलर है क्योंकि इस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट होता नहीं। जैसे आप मास को ही ले लो, अगर मास मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास हमने कह दिया कि 5 kg है, इसका मास हमने कह दिया 5 kg है, तो क्या इसका मास डायरेक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि मास का मतलब है जिससे मिलकर कि ये बना हुआ है, ये इसका मास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिससे ये मिलकर बना हुआ है वो डायरेक्शन पर तो डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का, जब हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का, तो बच्चे वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैल्यू भी हो और उस पर डायरेक्शन का इफेक्ट भी पड़ता हो। अगर उसको हम जब भी देखने की कोशिश करेंगे तो हम डायरेक्शन से उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको देखो, ये बैट्समैन इस बॉल को हिट कर रहा है, ऑब्वियस होता है अगर ये इस बॉल को इस डायरेक्शन में हिट करता तो ये बॉल कुछ ऐसे ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये बॉल इस डायरेक्शन में चला जाए, क्योंकि ये इस बॉल पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इस फोर्स में वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। हमें पता है कि फोर्स है तो डायरेक्शन होगा ही, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी उस पर डायरेक्शन का भी इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी में हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है, फोर्स आता है, एक्सेलरेशन होता है और भी बहुत सारे क्वांटिटी हैं। अब आइए समझते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि बिना इसके आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लो ये आपका घर है और ये स्कूल है, और इस घर से इस स्कूल को कनेक्ट करने वाला जो ये रोड है वो ये है। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस है कि जो बस है वो इस रोड से होकर के स्कूल पहुंचेगी। तो ऐसे सिचुएशन में इस घर से होकर के जब बस आपके स्कूल पहुंचेगी तो उसका जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगा, वही टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस का मतलब है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, क्या इस घर से इस स्कूल के बीच में क्या ये सबसे छोटा पाथ है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये सबसे छोटा पाथ नहीं है। सबसे छोटा पाथ इस घर से लेकर इस स्कूल के बीच में ये है ना, एकदम सीधा स्ट्रेट पाथ। तो जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो सबसे छोटा पाथ होगा, सबसे छोटा जो लेंथ होगा, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो कि जो तो इस तरह से हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग डिस्टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या है? ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, है ना, उससे मैटर नहीं करता है। वो जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसका हमें टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ही कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस, राइट। लेकिन अब आते हैं, डिस्टेंस समझ में आ गया। लेकिन एक चीज समझो, ये क्या कह रहा है? इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है, उसका टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हमें देखना होता है।
ठीक है। अब हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो डिस्टेंस की यूनिट बच्चे क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होता है मीटर, राइट, मीटर, एम। ये एसआई यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी होते हैं। तो डिस्टेंस का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो किलोमीटर होता है, किलोमीटर, राइट। डिस्टेंस का प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर होता है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा पाथ जो ट्रेवल करता है उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बाकी जो इसकी ऐसा यूनिट है वो डिस्टेंस के ही इक्वल होगा, दैट इज मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट होगा। आप जो देखते हैं, जो बच्चे आप लोग के पेपर में आते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में। तो देखिए, पहला जो डिफरेंस है वो तो डेफिनेशन का ही हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो दोनों का डेफिनेशन ही हो जाएगा दोनों का, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस पर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। वो कैसे, तो देखिए ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार समझाता हूं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, ए से स्टार्ट हुआ और बी तक गया, और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है। अगर ये बी से वापस ए आ जाए, वापस ए आ जाए, तो फिर ये जो लेंथ ट्रेवल करेगा वो कितना आ जाएगा, 100 मीटर ही होगा, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस में क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कहता है कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगा, यानी 100 अब प्लस 100, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मीटर, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो कहता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो इनिशियल पॉइंट भी इसका यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, तो डायरेक्शन के चेंज करने से इसके डिस्प्लेसमेंट पर इफेक्ट पड़ गया। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 0 वाला तो पार्ट मैंने आपको समझा दिया, नेगेटिव वाला पार्ट तक आइए समझते हैं कि नेगेटिव कैसे हो सकती है। तो नेगेटिव को समझने के लिए देखिए, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी गया 100 मीटर, ए से बी गया 100 मीटर राइट डायरेक्शन में, है ना, तो 100 मीटर, इसको आप प्लस में ले लो, और फिर वो बी से सी आ गया, बी से सी आ गया, मान लो ये बी से लेके सी तक आ गया 120 मीटर, 120 मीटर। अब अगर ये 120 मीटर बी से सी आ गया, तब मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो 20 मीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि 100 तो वापस आ गया और 20 और इधर चला गया, तो 20 हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखो तो ये जो सी है ना, वो ए के लेफ्ट साइड है, तो अगर हमने राइट वाले को पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट है कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है ना वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करके गया है, तो उससे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ
चूंकि काउंट करना है इसलिए उसको देखना पड़ेगा कि उसका एक्चुअल पाथ क्या है, तो उस टोटल पाथ को हम कवर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा, ऐसे ट्रेवल कर रहा, ऐसे ट्रेवल कर रहा, तो अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो ए से ये बी गया तो जरूर, लेकिन क्योंकि ये इस पाथ को फॉलो करके ये जा रहा है इसलिए मुझे इस सारे पाथ का टोटल लेंथ देखना पड़ेगा। तो जिस एक्चुअल पाथ पर वो जा रहा है हमें उसका टोटल चाहिए, इसलिए डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमें इसी का डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट तो यहां से लेके यहां तक का जो सबसे छोटा पाथ होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वो सबसे छोटा पाथ है तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो करके जा रहा होता है, वो सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, उसके बीच का सबसे छोटा पाथ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको फटाफट आपको मिल जाए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।